सादर प्रणाम। मित्रों को नमस्कार। तो बच्चों को मेरा बहुत ढेर सारा प्यार। देखिए, हम पिछले टर्न पर कुछ जो ए है इसके साउंड के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हम चर्चा की कि ए को क्या क्या उच्चारण करते हैं। ए बी होता है, ए होता है, ए होता है, अ होता है, आ होता है। बहरहाल बाकी तो चर्चा हमने किया है। यहाँ पर हम अब चर्चा करते हैं कि आय का, ए का उच्चारण आय। और आय जब होता है तो हमें पता है कि दो स्टीप पर रखते हैं, इसको ऐसे भी किया जाता है उच्चारण में आय। और एक शब्द का गेम है जो हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों के साथ, और बहुत ही बेसिक है। जब तक इसको हम नहीं जानते हैं, हमारे पास इंग्लिश की प्रॉपर्टी नहीं आएगी, इंग्लिश में सुनने नहीं आएगी, न बोलना आएगा, न लिखना आएगा, समझना आएगा। मेरा प्रयास है कि आपको बच्चों को दें। देखिए, एक शब्द हम लेते हैं आयन। ये आयन हो गया। और आयन पता है कि आयन एक आर्टिकल है, और आर्टिकल इसका अर्थ होता है एक या कोई, जो वावल के पहले प्रयोग किया जाता है, जो जनरल रूल है। तो ये आयन यानी एक या कोई। और हम जानते हैं कि आर्टिकल जो अगर शब्द होता है, उपपद होता है, उसी में ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो इसका हम साउंड दे रहे हैं और इसे कुछ शब्दों को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि शब्द को उसको लर्न किया जाए, याद किया जाए आसानी से। इसी आयन में हम बी जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो गया? ये बैन हो गया। बैन, देखिए ये डबल ऐसे ये मात्रा जो लगी, ये मात्रा लगा हुआ है बैन। बैन का मीनिंग आप बच्चों को पता है, सबको पता है कि बैन का मतलब होता है मनाही कर देना या प्रतिबंध लगा देना। जैसे मनाही होता है या प्रतिबंध की बात होती है कि कोई क्षेत्र है और उधर बैन लगा दिया गया है कि ये काम नहीं करना है, तो इस तरफ नहीं जाना है। तो ये बैन केवल, देखिए शब्द को केवल हटा रहे हैं, अक्षरों को लेटर को हटा रहे हैं, बी लगा दिया है तो ये बैन हो गया। अब हम इस बी को हटा रहे हैं, ए को रहने दे रहे हैं, और बी के जगह देखिए केवल अक्षर चिन्ह करना है। यहाँ हम ये लगा दिए, तो इसका भी उच्चारण जो है देखिए ये वैन हो जाएगा। वैन, व, ये व नहीं बल्कि ये व हो जाएगा और वैन। और यहाँ जो ही इसकी स्पेलिंग में चेंज हुआ, ये मीनिंग को चेंज कर देगा। तो वैन का मतलब होता है जैसे गाड़ी। लड़के कहते हैं ना, भाई हमारी वैन है, आप लोग कहते हैं हमारी वैन है, हम वैन से आते जाते हैं, तो वही है वी फॉर वैन। ये वी से वैन हो जाता है। वैन मतलब कि गाड़ी हो जाता है। फिर देखिए, हम इसी अक्षर को खेल है कि आपको हम पूरा प्रयास है कि आपको ज़्यादा ढूंढना न पड़े, ज़्यादा खोजना न पड़े, इसलिए मैं शब्द को लाया हूँ और ये ताकि आसानी से हम काम को करें। देखिए, यहाँ पर हम एक शब्द दे रहे हैं डब्लू। तो डब्लू जो है वैन, ये भी प्रोनाउंसिएशन इसका वैन होगा, लेकिन इसकी मीनिंग जो है बदल जाएगी। वैन का मतलब होता है जैसे कोई आदमी है, रोगग्रस्त है, चेहरा पीला पड़ गया है, सुस्त हो गया है, वो ये भी डब्लू के आने से इसकी मीनिंग बदल जाएगी और ये वैन हो जाएगा। तो वैन का अर्थ सुस्त कर सकते हैं, और रोगी भी होता है, रोगी या पीला पड़ना, कोई शरीर का पीला पड़ जाना, ये वैन हो जाता है। तो ध्यान रखें, आपसे मैं चर्चा किया था कुछ ऐसे भी शब्द आएंगे जिनके स्पेलिंग्स अलग होंगे, मीनिंग अलग होंगे, लेकिन साउंड जो है समान होता है, इक्वल होता है। जिसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में होमोफोन्स के नाम से जानते हैं। आपको चर्चा किया था कि होमोफोन्स क्या होता है। स्पेलिंग्स आर डिफरेंट, मीनिंग्स आर डिफरेंट, बट साउंड इज इक्वल, दैट इज होमोफोन्स। तो ये होमोफोन्स ही है, बैन है, वैन है, वैन है, ये होमोफोन्स है कि जो उच्चारण तो एक हो रहे हैं, लेकिन साउंड तो एक हो रहा है, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग अलग हो रहे हैं। तो चलिए, आपने आपको दिया था ये वैन। देखिए, हम केवल एक अक्षर हटा रहे हैं और ये शब्दों का एक गेम है। शब्द को ज़्यादा हम लर्न करें, शब्द को ज़्यादा कवर करें, ताकि हम अपने काम को आगे बढ़ाएं, वर्ड पावर को बढ़ाएं। देखिए, अब हम इसमें जोड़ते हैं सी। अब ये प्रोनाउंसिएशन बंद चेंज हो गया और आपको देखिए इसका उच्चारण होता है, ये सबको, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीनिंग है। कैन, कैन जो है थोड़ा सा हिसाब से कर दे। कैन ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब में आता है। कैन का मतलब क्या होता है? सकना। कैन का मतलब होता है सकना या सकता है, सकती है, सकती है, मेन चीज़ है कैन। कैन में सकना होता है। आपकी चर्चा हमारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब की जाएगी। कैन शकना या क्या दिखाता है? ये कोई बल दिखलाता है। कैन जो है फोर्स को दिखलाता है,
ये बल को दिखलाता है। कैन इस फोर्स को दिखलाता है, बल को दिखलाता है। बल कितने प्रकार के होते हैं, जहाँ भी मेंटल फोर्स की बात हो, फिजिकल फोर्स की बात हो या स्पिरिचुअल फोर्स की बात हो, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों बल को दिखाने का, प्रदर्शन करने का यूज हम जब करते हैं तो कैन का प्रयोग करते हैं। मेन भी सकना होता है कि मेन जो पोलैरिटी की बात होती है उसके प्रयोग अलग होते हैं। ये हम पहले आपको चर्चा करते हैं कैन शब्दों को, जो हमारा टारगेट है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो कैन यूज होता है शकना, कैन। देखिए अब सी को हटा करके अब हम एक शब्द दे रहे हैं जो सभी लोग इसे परिचित हैं। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर एफ, थोड़ा कर्सिव राइटिंग नहीं, थोड़ा केवल अक्षरों जोड़ रहे हैं तो थोड़ा उसको दिखना है। ये हो गया फैन। फैन तो सभी जानते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन एन ए का जो है अब या करके ये फैन हो गया। और फैन मतलब सबको पता है ये पंखा होता है, पंखा हो गया फैन। तो देखिए फैन हो गया। तो यही जो एन है, यही जो एन है, इसी से उच्चारण को हम लेकर के शब्दों को जोड़ रहे हैं, अक्षरों को जोड़ रहे हैं, शब्द को बना रहे हैं। देखिए आपने क्या किया, ये एन हो गया। अब इसी एन में हम एम जोड़े तो क्या हो जाएगा, देखिए अभी एन जोड़ दिया गया, तब देखिए क्या हो गया, ये मैन हो गया। मैन मैंने पता ही है जिसको आदमी कहते हैं, आदमी हो गया मैन हो गया। फिर कुछ नहीं करना है कि अक्षर को हटा करके हम मूव करके रिमूव करते हैं और अक्षर को यहाँ पर हम लाते हैं। देखिए यहाँ पी कर दिया तो पी क्या हो गया, पी के मतलब कि पैन। अब उच्चारण हम यहाँ पर हम केवल इसको करेंगे, क्या उच्चारण हो रहा है, ये पैन हो गया। और पैन का मतलब क्या होता है, जो हमारे पुराने हमारे ऐसे पात्र हैं जिसके यूज करते रहते हैं, जिसको कढ़ाई कहते हैं, कढ़ाई। और ये हिंदी शब्द भी है तसली, भी हमारे विद्वानों ने इसका तसली के लिए भी पैन का ही प्रयोग किया है, पैन में कढ़ाई है। तो ये हुआ। फिर हम एक शब्द अक्षर उठाते हैं यहाँ से पैन। अब हम इसको करते हैं, ये टी लगा दिया, तो टी लगा दिया तो क्या हुआ, अभी ये उच्चारण क्या हो गया, ये टैन हो गया। और टैन का अर्थ बन जाएगा टैन। अब मतलब होता है जब हम गर्मी से आते हैं, चेहरा झुलस जाता है, तो उसकी इंग्लिश जो है झुलसने वाली, जो गर्मी की वजह से, तो उसको टैन कहते हैं। और टैन मतलब होता है झुलसना। लेकिन किस में झुलसना, हम गर्मी के लू से आते हैं तो झुलसते हैं, ये झुलसना है, इसको टैन कहते हैं, टैन। इस प्रकार देखिए टैन आया शब्द आपको, ये टैन हो गया। और अब थोड़ा सा हम एक उस तरीके से कि हम थोड़ा अलग आपसे चर्चा करते हैं। देखिए एक ऐसा पशु भी है जिसको सभी दुनिया जानती है और बड़ा ये सीधा साधा पशु है, जिसको हम क्या करते हैं, ASS, इसको ऐस कहते हैं, ऐस। ध्यान लिख लीजिए, ASS, ऐस। ऐस का मतलब क्या है, ये उच्चारण रियल में उच्चारण रहा है ऐस, जिसको गधा कहते हैं या गधा कहते हैं, ये तो सभी जानते हैं। और एक मजे की बात याद आ रही है, गधा को सबसे मूर्ख प्राणी कहा जाता है। जानते हो क्यों मूर्ख प्राणी इसलिए कहा जाता है कि इंसान का अपने मालिक का सबसे वफादार प्राणी है तो गधा ही होता है। मालिक उसके शरीर पर बोझ कितना हो बोझ ला दे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है, कोई प्रतिवाद नहीं करता है, और जो उसका टारगेट है जहाँ पर ले जाना है वो ले जाता है, चाहे जो भी समस्या उसको झेलना पड़े। तो ऐसे ही हमारे समाज में जो आदमी कुछ बोलता नहीं है, सबको आदर करता है, सबको जो कहा हुआ मानता है, तो दुनिया उसको क्या समझती है, दुनिया उसको गधा समझती है, मूर्ख समझती है, बेवकूफ़ समझती है। लेकिन ध्यान रखिए वो सबसे वफादार होता है और अपने टारगेट पर ले चलता है। और हमारे विद्वानों ने तो ये भी कहा है कि इंसान एट लास्ट समय आता है तो खच्चर और गधा बन ही जाता है। तो क्या वो गधा बन जाता है? नहीं, जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को अपनी ईमानदारी से निर्वहन करता है वह काम वही करता है, गधा नहीं बनता है। ऐसे जितने लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो भी आप दार्शनिक हैं, या वैसे बहुत से जो परिवार के मालिक हैं, अपने सबको लेकर माँ बाप पर चलते हैं, बच्चों के लिए चलते हैं। तो देखिए वो ये नहीं है कि हाँ ढो करके अपने गंतव्य के टारगेट को पूरा करते हैं। तो वैसे ही है। देखिए विद्वानों का कहना है कि जब तक दो पैर है, देखिए हर चीज़ को श्रृंगार और भक्ति दोनों अपने अपने जगह पर होता है और दोनों का अपनी मीनिंग होती है।
लोग कहते हैं कि जब तक इंसान को 2 पैर है तब तक इंसान कहता है जहाँ जाए जहाँ घूमता फिरता रहे, और जहाँ से 2 से 4 हुआ, बात तो संकेत में समझ रहे होंगे, 4 मतलब कि जहाँ शादी हुई तो 4 पैर का होने मतलब हुआ कि इंसान बन जाता है पशु, और तब उसको भागना मुश्किल हो जाता है। जो घूमता है चौराहे पर अटेंड करता था और पार्टी दिया करता था, वहाँ से समाप्त हो जाता है उसका। फिर घर समय देता है परिवार में पत्नी के साथ, तो लोग कहते हैं वो तो शादी के बाद वो बदल गया, लेकिन उसकी मजबूरी भी होती है और उसका जो भी है तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। तो वह होता है पशु बांधे जाते हैं, 4 पैर वाले बांधे जाते हैं। आप भी बच जाएंगे, सब दुनिया बचती है, ऐसा नहीं है कि शादी के बाद दोनों बचते हों। एक चेंजिंग होती है, सामाजिक परिवर्तन हो जाता है। तो बहुत सारे कमेंट भी आते रहते हैं। और साहब 4 से जब 6 अगर बच्चे हो गए तो 2 पैर और हो गया। अब क्या हुआ, जब 6 पैर हो गया तो कहते हैं कि 6 से ज़्यादा पैर जो है भंवरा का होता है। भंवरा क्या करता है, इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली घूमता रहता है। यानी बच्चे होने के बाद आप उसी चक्र में पड़ते हैं, सभी इंसान पड़ जाते हैं चक्र में कि अब हम बच्चों को परवरिश करें, बच्चा का जो है पढ़ाएं लिखाएं, और उसमें से रोटी कपड़ा मकान के फिक्र में पड़ता है। और पूरी करीब 25 वर्षों तक जिसको हम गृहस्थ आश्रम करते हैं, अब तो 25 तो नहीं रह गया, 15-20 हो गया है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। तो आप ये समझिए कि वो रोटी की व्यवस्था करता है, बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, उसकी आगे सोचता है, एक अपनी उम्मीद से चलता है कि हमारा बच्चा जज बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मास्टर बने। इसी भूलभुलैया में फिर अपने बुला करके और फिर उसी में जब तक जीता है तब तक सीता रहता है। और रकम रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था में लग करके फिर जब अवस्था 50 के आसपास होती है तो इंसान की नई दुनिया से बात होती है। जब उनके लड़के बड़े हो जाते हैं और उनको बहू आ जाती है, तब समझ में आता है कि अब हमको कुछ और काम करना है। तो साहब वही है कि जो ईमानदारी से नहीं चलता है, अपनी वफादारी से काम करता है, तो दुनिया उसको खच्चर करती है, गधा करती है, क्योंकि उसको ढोना ही ढोना है, और ढोते ढोते ये दुनिया से गमन होना है। चलिए एक प्रसंग पर समझ आपसे चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि संतों ने कहा है कि अपने अध्यात्म में रहो, यदि भाव संसार में रहो तो 100 साल जीने की कामना करो, अध्यात्म में रहो तो उन चीज़ों को याद करो कि नहीं बहुत लंबी उम्र नहीं है। तो दोनों आपको सतर्क करती रहती है कि भाई ये नहीं कि बहते चले जाएं, अपने लिए कुछ न बनाएं। बहुत सारी सुसंत प्रार्थना करते हैं, तो हमें अपने पूर्व जन्म की या कोई और भी जन्म दुनिया मानती है उसके लिए भी काम करना है। चलिए ये छोड़ते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर अपने ऐस दिया है, तो ऐस का आपने देखिए क्या है, ये गधा हो गया, लेकिन अब एक अक्षर को मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ पर, एक बहुत ही प्यारा शब्द है, ये एल जोड़ दिया हमने, तो ऐस बदल गया। और एल की जगह क्या हो गया उच्चारण इसका उच्चारण लैस हो गया। लैस मीन्स क्या होता है, ये आपको लग रहा हो कि नई मीनिंग है, कोई कठिन मीनिंग नहीं है। ऐस गधा जानते हो, उसमें एल जोड़ लिया, हो गया लैस। लैस का मतलब होता है, ये शब्द बहुत ही प्यारा हिंदुस्तान की धरती पर है। ये शब्द मथुरा और वृंदावन का शब्द है, जहाँ पर लैस लड़की ही होती है, लैस कभी लड़की होती है, लेकिन वहाँ वृंदावन मथुरा में जहाँ भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता हुआ है उस क्षेत्र में इसको छोरी कहते हैं। छोरी है, जो छोरी कहते हैं, छोरियाँ जो है अपने अपने काम में जैसे भी है छोरी, तो वहाँ छोरी यानी लड़की को ही छोरी लैस कहेंगे। लड़की वहाँ वृंदावन में की जाती है। और प्रेयसी का भी मतलब होता है, इसी को छोरी कहते हैं। और जो किशोरी शब्द होता है किशोरी, तो इसके मीनिंग शायद एक शब्द के कई मीनिंग होते रहते हैं। तो देखिए लैस का मतलब होता है किशोरी, जिसको छोरी भी कहते हैं। तो ये ज़्यादा शब्द जो है आपकी मथुरा वृंदावन साइड बोले जाते हैं, लेकिन है इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजों के यहाँ है, तो है वहाँ भी ऐसे अवस्था बीती है। किशोर होता है तो किशोरियाँ भी होती हैं, बचपन, लड़कपन, जवानी, किशोर, तो ये शब्द आपका लैस हुआ। तो लैस का मतलब होता है छोरी, और ये चीज़ होती है। अब एक साथ आपको हम बताना चाहेंगे लैस का अपोजिट क्या होता है। लैस मतलब कि छोरी हो गई, तो लैस का अपोजिट ध्यान करिए। चलिए हम चर्चा करते हैं, कुछ नहीं करना है, एल रहेगा, इसमें एडी जोड़ देना है। और ये क्या बन गया, ये हो गया लैड, ये लैड बन गया, शीशा नहीं। इस लैड का मतलब होता है छोरा, छोरा कहते हैं। इसको किशोर भी कहेंगे, किशोर लड़का तो उसके सेंस में आ ही जाएगा, प्रेमी भी होता है कि लैड, ये छोरा। और आप सुने होंगे छोरा शब्द भी ऐसा नहीं है कि केवल वृंदावन, छोरा वृंदावन मथुरा में ही है। हमारे बहुत पहले साहित्यकारों ने वर्णन किया है, बताया है, आप सुने भी होंगे कि छोरा गंगा किनारे वाला। और खाई के पान बनारस वाला, देखिए जो छोरा शब्द प्रयोग किया गया है हमारे वहाँ की,
गंगा किनारे खाई के पान बनारस वाला छोरा, गंगा किनारे वाला, तो छोरा का मतलब यही है। तो ये चीज़ ज़्यादा शब्द होता है, तो ये लैड हमने किया। ये लैड होता है, लेस होता है और लैड होता है, लैड। अब देखिए इसमें हम एक शब्द जोड़ रहे हैं जी, ये लैड यही रहेगा, हम केवल इसमें हम इसको करते हैं लैड किया, इसमें हमने जी जोड़ दिया। अब क्या हो गया, अब देखिए ये शब्द हो गया क्या, ग्लैड हो गया। ये शब्द का प्रोनाउंसिएशन बदल रहा है, यहाँ पर ग्लैड हो गया, ग्लैड। ग्लैड का मतलब क्या होता है, लोग कहते हैं बड़ी ग्लैड हो भाई, क्या बात है, बड़ा हैप्पी हो, बड़ा ग्लैड हो। यानी ग्लैड का मतलब होता है हैप्पी, जो प्रसन्न करते हैं, प्रसन्नता होती है, खुश होता है, प्रसन्न कोई व्यक्ति होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो ये होता है ग्लैड। ग्लैड किया, ग्लैड। अब देखिए इस शब्द को थोड़ा सा हम इस शब्द को चेंज करते हैं और देखिए इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, शब्द यही है, इसमें हम ई जोड़ रहे हैं और इसका भी अर्थ ग्लेड। ग्लेड होता है कि साउंड हल्का सा बदलेगा, ग्लेड हो जाएगा। और ग्लेड का मतलब क्या होता है, यहाँ प्रसन्न नहीं, देखिए कुछ नहीं किया हमने, ग्लेड किया है, ई जोड़ दिया है। शब्द का वर्ड फॉर्मेशन भी ऐसे होते हैं, आगे पीछे अक्षरों को सफिक्स और प्रीफिक्स सहायता से तमाम शब्द बनते रहते हैं कि मेन वर्ड भी जोड़ना है। मेन वर्ड जोड़ेंगे तो हमको भी टेक्निक समझना है कि वर्ड फॉर्मेशन कैसे करें, बहुत प्रेशर नहीं करना है, आराम से करें, प्रैक्टिस तो करना जरूरी होता है। बिना प्रैक्टिस का मैन मैक्स परफेक्ट। कोई भी आदमी, एक पहलवान है, जब तक रियाज नहीं करता है, अभ्यास नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति हो, संगीत हो, पढ़ाई हो, इसमें रियाज, प्रैक्टिस, अभ्यास बहुत जरूरी होता है। तो शब्दों से करें तो देखिए ग्लेड का मतलब होता है कुंज। कुंज, और खासकर किस कुंज की चर्चा होती है ये जो कुंज देख रहे हैं, ये कुंज हमारे भारतीय साहित्य में बहुत ही प्यारा शब्द है। और यह कुंज जो है प्रभु कुंज से ज़्यादा मिलता है, प्रभु कुंज का नाम आता है। तो प्रभु कुंज कौन, कुंज का पहले समझ लें। प्रभु कुंज, कुंज का अर्थ ये होता है कि जंगल हो, बीच से जंगलों के बीच से रास्ते गुजरे हों, जिसको वन का मार्ग हो। जंगल तो नहीं कहेंगे, वन कहेंगे, जंगल में तो भयंकर चीज़ें होती हैं, वन। तो वन के बीच मैदान हो और मैदान से रास्ते गुजरते रहते हों, उसी को हम कुंज कहते हैं। और प्रभु इस कुंज में किनकी चर्चा की जाती है, या कुंज में भगवान श्री कृष्ण की चर्चा की जाती है, क्योंकि उनका बचपन ग्वाल बालों के साथ, अपने गोपियों के साथ उसी वृंदावन के कुंज में, कुंज गलियों में बीता, जहाँ पर प्राकृतिक छटा देखते बनती है, वनों के बीच से रास्ते गुजरे हुए हैं। और उस कुंज, और कुंज को जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला किया, जहाँ से आत्मा परमात्मा का मिलन की बात बताया, उस दुनिया उसको रासलीला भी कहती है और प्रेम लीला भी कहती है। उस बात को समझना तो कठिन है कि वो आत्मा परमात्मा का क्या मेल है, रासलीला और कहाँ किया उन्होंने, कुंज गलियों में किया। प्रभु कुंज, प्रभु ने अपने कुंज में गलियों में किया। और बड़ा बढ़िया देखिए प्रसंग बस याद आ गया, कवि, महान कवि सूरदास जी ने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, कंस का अंत हो गया है, समय बीत गया है। देखिए बचपन तो चाहे समय तो याद आता है कहीं भी, भगवान श्री कृष्ण के आंखों में आंसू हैं और आंसू गिरने वाले हैं, तब तक उद्धव जी आ जाते हैं और आंसू को रोक लेते हैं कि अरे प्रभु ये क्या कर रहे हैं, अगर आपकी आंसू धरती पर गिर जाए तो पूरी प्रलय हो जाएगी। खैर उन्होंने, उद्धव जी को आप जानते ही हैं, तो ब्रह्मज्ञानी थे, तो लेकिन अपने दर्द को, अपनी उस व्यथा को बदलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, मुझे ब्रज का भूलना असंभव है, बिसर नहीं रहा है। और उन्होंने शब्द दिया है सूरदास जी ने, हम सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाई, हम सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाई। जहाँ ग्वाल बाल उसी कुंज में अपने समय को बिताते हैं, पेड़ों के नीचे अपना वार्तालाप होता है, जहाँ अपना परमात्मा का मिलन होता है, प्रेम लीला होता है, रासलीला होता है। शब्द आपको प्रसंग सब कहा, तो वही ग्लैड है, ग्लैड बने कुंज हो जाता है, कुंज। तो देखिए ये ग्लैड हुआ। अब ग्लैड की बात देखिए, शब्द को, वही सब चीज़ हम केवल हमको करने जाते हैं। जैसे आपने एक शब्द को देखिए ग्लैड है, और एक शब्द को मैं बहुत को हल्का स्टडी करता हूँ, ग्लैंड, GLAND, ये GLAND, ग्लैंड किया हमने, देखिए GLAND,
एन जुटा हुआ है, डी जुट गया है, नहीं एंड जुट गया है, तो इसको ग्लैंड कहते हैं। देखिए इसका उच्चारण तो ऐसे होता है, जो पहले वाला था इसको ग्लैंड होता है, और ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि। जो हमारे ग्रंथि, तमाम ग्रंथियाँ साइंस बताता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्रंथियाँ हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, और जगह जगह पर हार्मोन्स निकलते रहते हैं ग्रंथियों के माध्यम से। तो ये ग्रंथि आप साइंस से पढ़िएगा, ये ग्रंथि होती है। गांठ जिसको कहते हैं, ग्रंथि और गांठ भी होता है। गांठ हो गया। अब देखिए कुछ नहीं करना है, शब्द फॉर्मेशन को देखिए कितना कमाल है। शब्द को हम केवल जी को हटा देंगे, अर्थ बदल जाता है। यदि एक अक्षर हट गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए काफ़ी सावधानी के साथ, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, कोई भी हो, अक्षरों की बिंदी का बहुत महत्व होता है। अब देखिए हमने जी को हटा दिया और ये जगह क्या होगा, ये लैंड हो गया, ये लैंड हो गया। और लैंड का मतलब क्या होता है? लैंड का मतलब मिटा दें इसको, देखिए जी, ये लैंड हो गया, LAND, लैंड। लैंड का मतलब वही होता है जमीन, भूभाग, या फिर हवाई जहाज उतरना। हवाई जहाज का उतरना कर लीजिएगा। जब उतरता है जो क्या कहते हैं, ये हवाई जहाज लैंड किया है, तो ये लैंड है। लैंड LAND यानी जमीन या भूभाग, हवाई जहाज। और वो थोड़ा सा इसको हम कर दें तो क्या है, लैंड के L को हटा रहे हैं, अब हम यहाँ पर लगा रहे हैं S। अब क्या हो गया, अब इसके आप देखिए ये हो गया सैंड। सैंड का मतलब वही जमीन का एक भाग है जिसको सैंड में होता है बालू। बालू जो होता है, बालू, ये बालू है, सैंड, बालू, ठीक। और इसमें हम सैंड का हो गया, थोड़ा सा फिर हम चेंज करते हैं, अक्षरों को हटाते हैं, हम ST लगाते हैं, STAND, स्टैंड हो गया। क्या हो गया, ये स्टैंड, स्टैंड, स्टैंड। स्टैंड का सब पता है, खड़ा होना, स्टैंड, खड़ा होना। स्टैंड है, ये खड़ा होना होता है। अब देखिए लैंड है, जमीन है, सैंड है, और खड़े हैं। क्यों खड़ा है भाई? ये हमारे सैनिक हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जल, थल, नभ, सब में खड़े हैं। खड़ा होने का कई अर्थ होता है, कई जगह उसका प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन देखिए जो हमारे सैनिक हैं वो क्या कर रहे हैं, खड़े हैं। बालू पर भी जगह, जैसे हमारा राजस्थान का इलाका है, थार मरुस्थल है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। यहाँ क्या है, वहाँ बालू है। बालू में खड़े हैं और दुश्मन की जो हवाई जहाज आ रही है, चाहे टैंक आ रहा है, क्या करते हैं, उन पर निगरानी रखते हैं, उसे ध्वस्त भी करते हैं, उसका जवाब भी देते हैं। इसकी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। तो देखिए कि हम एक शब्द लेते हैं, क्या, ये टैंक ले रहे हैं, टैंक, TANK, टैंक, ये AN आ गया है, ये टैंक हो गया। और टैंक का मतलब होता है, टैंक का मतलब जो आप जानते हैं, टैंक का मतलब तालाब भी होता है, तालाब, तालाब होता है। पोखर, पोखर जो होता है, पोखरा करते हैं, ये हिंदी शब्द है। पोखरा भी होता है, लेकिन एक बख्तर बंद गाड़ी भी होती है जिसमें केवल हथियार होता है। बख्तर बंद गाड़ी को भी, बख्तर बंद गाड़ी जो सैनिक हमारे चलते हैं, और वो टैंक जो है, TANK, टैंक। देखिए शब्द बदला हुआ है, टैंक हो गया और टैंक। तो जो शब्द तो कई होते हैं, उस बातों को समझें, ये टैंक है, टैंक। आपको फिर एक बात बता दें, यहाँ पर एक टैंक से टैंक के बहुत प्रयोग हैं। हमारे जाबाज सिपाही, भारत माँ के महान सपूत, उनकी चर्चा आज भारत सदियों से करते आ रहा है, उनकी याद भी करता है। वो ऐसा वीर सिपाही, ऐसा वीर जिन्होंने अपनी जान की बिना परवाह किए, जब युद्ध चल रहा था भारत पाकिस्तान के बीच में, अपनी जान की बिना परवाह किए उन्होंने पाकिस्तान के टैंक को उड़ा दिया, और उड़ा करके अपने शहीद हो गए। और भारतीय पन्नों के स्वर्णिम अक्षरों पर वो निर्मित हैं। उनका नाम क्या है, जिसने पाकिस्तान को टैंक उड़ाया था, उसका नाम, उस महान सपूत का नाम है मीर अब्दुल हमीद।
वो हमारे हमीद साहब थे जिन्होंने टैंक उड़ा दिया, और टैंक उड़ा करके सदा के लिए एक रैंक बन गया। देखिए मैं शब्द को केवल कर रहा हूँ, ये टीक हटा दिया, हमने क्या किया, ये रैंक कर रहा हूँ। रैंक, रैंक का मतलब होता है पोस्ट, पद जो होता है, लेकिन सेना में एक रैंक होता है, उस बात को ज़्यादा सेना समझती है कि उस सेना का क्या रैंक किसको मिला हुआ है, लेकिन पद होता है, पोस्ट होता है। तो देखिए ये टैंक के उड़ाने वाला एक रैंक को प्राप्त करता है और फिर सदा के लिए अमर हो जाता है। और साथ देखिए कुछ लोग तो जो हमारे सिपाही हैं, कुछ लोग देखिए शब्द बहुत प्यारा शब्द आया हुआ है, तो ये टैंक, रैंक, और उनकी क्या है, उनका एक जुनून है। दुनिया क्या कहती है उसको, उसको मैड। देखिए मैड, मैड बताई है, मैड होता है पागल। पागल की परिभाषा समय आएगा आपसे जरूर करेंगे, क्योंकि इस पर रिसर्च है, कुछ स्कॉलर्स का, उसकी चर्चा हम अलग करेंगे, समय अभाव है, इसलिए पागल देखिए, ये मैड, पागल। बहरहाल पागल का मतलब क्या होता है, पागल का मतलब होता है जो केवल वनली वन, अपने टारगेट को, अपने गोल को, अपने डेस्टिनेशन को, अपनी एम को देखता रहता है, ना तो दाएं देखता है, ना लेफ्ट राइट नहीं देखता है, संसार को नहीं देखता है। अगर मग्न है तो अपने मग्न है। अगर दिखना हो तो हमारे जवान में देखिए, हमारे जवान चाहे वो हिंदकुश पहाड़ी से लेकर के और सिक्किम, खैबर दर्रा, अरुणाचल प्रदेश तक एकदम खड़े होकर के केवल निगरानी कर रहे हैं। जो आर्मी हमारी है, चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर के इलाका हो, हिमाचल का चाइना बॉर्डर हो, तिब्बत बॉर्डर हो, सिक्किम बॉर्डर हो, तिब्बत की बॉर्डर, चीन की बॉर्डर पर, सब जगह। तो देखिए वो क्या, वो पागल है, दुनिया उसी को पागल कहती है। क्यों? क्योंकि वो दूसरा कुछ समझ में आता नहीं है। जितने साइंटिस्ट हुए हैं दुनिया पागल कही है, जितने दार्शनिक हुए हैं दुनिया पागल कही है, जितने जोगी हुए हैं उनको पागल कही है। भोगी को भी पागल कहा जाता है, क्योंकि अपना वही देखता है, अपने जान को निछावर करता है। तो इस तरीके से जो पागल होता है, मेरा आपको बता दें एक लाइन के लिए, जो हमारे शब्द के मर्मज्ञों ने बताया है कि प से होता है प्रगतिशील, जो प्रोग्रेसिव है। पागल का मतलब होता है जो प्रोग्रेसिव हो। साइंटिस्ट प्रगतिशील है, अपने काम में सोच रहा है, दार्शनिक अपनी बात सोच रहा है, जोगी अपने धुन में जा रहा है, साधु अपने धुन में जा रहा है। मीरा को लोगों ने पागल कहा, रविदास को लोगों ने पागल कहा, तमाम संत महात्माओं को पागल कहते। क्यों? क्योंकि वो अपने ईश्वर के धुन में है, वो दूसरा को सुनता नहीं। आइंस्टीन को दुनिया पागल कर दिया, न्यूटन साहब को पागल कर दिया, तमाम चीजें। तो पागल का मतलब होता है जो पागल यानी जो प्रगतिशील हो, उसमें गति नहीं हो सकती है, गतिहीन नहीं तो होता है, वो प्रोग्रेसिव रहता है। ग का मतलब होता है गतिशील, जिसमें मोशन हो, वो रुकेगा नहीं, सोचता रहेगा क्या करना है, क्या करना है। वो विकास, नई चीज़ों को खोज करता रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लगनशील। जिस व्यक्ति को अगर तीनों मिल जाती है, जिसमें केवल अपनी लगन होती है, अपनी इच्छा होती है, डिजायर होती है, जो पाना चाहे पा जाएगा, बशर्ते वो पागल हो जाए। पागल का मतलब वो नहीं कि अंडरवियर बनियान निकाल करके रोड घूमने लगे, वो पागल नहीं है। पागल का ये मतलब होता है, जो हमारे शब्द के विज्ञान को ऋतु दृष्टिकोण का जगत है। तो जो भी स्टूडेंट अगर इसको अपनाते हैं, प्रगतिशील हो, गगनशील हो, गतिशील हो और लगनशील हो, जब तक इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, लाख दुनिया टीचर आएगी जाएंगे, पढ़ाते रहेंगे, जब तक लड़का को इंटरेस्ट नहीं होगा, लड़का को लगन नहीं होगा स्टूडेंट को, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। यानी कुल मिला जुला करके हमारे विद्वान ने कहा है कि टीचर की भूमिका बस 20% होता है। ध्यान रखिएगा, हम टीचर जो है उनकी बस 20% इफोर्ट होता है, 80% इफोर्ट जो है केवल स्टूडेंट का होता है। यदि स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहे तो भगवान दिया जाए तो नहीं पढ़ा सकते हैं। तो देखिए हमारे पागलपन की पागल की करना हो तो हमारे सैनिकों को देखिए, हमारे साइंटिस्टों को देखिए। हमारे कलाम साहब तो कभी सूरज कब अस्त हुए, कब डूबे, कब उदय हुए देखे ही नहीं। तो ऐसे तमाम साइंटिस्ट हुए हैं और तमाम वो क्या करते हैं, अपने को बर्बाद करके और प्राणी मात्र के लिए, मानव कल्याण के लिए, सदा के लिए अमर हो जाते हैं और चले जाते हैं। ये हमारे पागल हैं और ये हमारे प्रगतिशील। तो इसको हम इंग्लिश में मैड कहते हैं। तो साहब ये साधारण शब्द मत लीजिएगा। चलिए फिर इन्हीं बातों के साथ हम फिर मिलते हैं आपको नए बातों के विचारों के साथ। तब तक के लिए याद दीजिए। नमस्कार।